इस वीडियो से बाहर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी कंपनी की असली वैल्यू पता करते हैं इन 15 पॉइंट से। फर्स्ट, इंडस्ट्री एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। आप ये देखने से पहले कि कंपनी कैसा करेगी, आप ये देखो कि इंडियन इकोनॉमी कैसा करेगी। इंडियन इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है या फिर नहीं, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, रुपी डॉलर के मुकाबले कितना वीक हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, एटसेट्रा। इसके साथ साथ आप ग्लोबल फैक्टर्स भी देखो, लाइक ऑयल प्राइसेस, यूएस फेड रेट्स, वॉर टेंशंस, एटसेट्रा। इसके साथ साथ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट बजट अनाउंसमेंट्स का भी ध्यान रखो, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको बैंकिंग स्टॉक्स लेने चाहिए या फिर एफएमसीजी स्टॉक, साइक्लिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या डिफेंसिव सेक्टर में। जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उसका इंडस्ट्री साइज और उसका ग्रोथ रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो इंडस्ट्री सनराइजिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए, वो इंडस्ट्री अपने सनराइजिंग स्टेज में होनी चाहिए। आप ये भी देखो कि गवर्नमेंट किस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, जैसे ईवी, सोलर जैसे सेक्टर्स को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। सो आप इन सेक्टर्स से ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का भी ध्यान रखो कि क्या नए स्टार्टअप्स या फॉरेन प्लेयर्स एग्जिस्टिंग कंपनीज को चैलेंज कर सकते हैं। जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इंडस्ट्री के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। इंडस्ट्री की स्टेजेस होती है, लाइक इमर्जिंग स्टेज जो कि ईवी, एआई, सोलर जैसी इंडस्ट्रीज की है। सेकंड, ग्रोइंग स्टेज जो कि एफएमसीजी और टेक जैसी इंडस्ट्रीज की है। थर्ड, मैच्योर स्टेज जो कि स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री की है। फोर्थ, डिक्लाइनिंग स्टेज जो कि लैंडलाइन और सीडीज जैसी इंडस्ट्रीज की है। आप उस इंडस्ट्री का मार्केट साइज और ग्रोथ पोटेंशियल भी देखो कि क्या वो इंडस्ट्री अगली 5-10 साल में 5x 10x हो सकती है। आप उस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी देखो कि उस इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है, या नए प्लेयर्स का एंट्री कितना इजी या फिर कितना टफ है। आप उस इंडस्ट्री की रेगुलेशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी देखो कि क्या उस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है और क्या उस इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट बैन या रेस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा देगी। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तब आप इनडायरेक्टली उस इंडस्ट्री का फ्यूचर खरीद रहे होते हैं, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो कंपनी को भी फायदा होगा, और अगर इंडस्ट्री स्ट्रगल करेगी तो कंपनी के लिए भी प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाएगा, फिर चाहे वो कंपनी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इन सब फैक्टर्स से आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस इंडस्ट्री की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री अगले 5 से 10 साल में अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि ये सब फैक्टर्स कंपनी के प्रॉफिट, उसकी सेल्स और उसके शेयर प्राइस को इफेक्ट करते हैं। सेकंड, सेक्टर एनालिसिस। एक कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये सिर्फ उस कंपनी के फिनेंशियल्स पर ही डिपेंड नहीं करता है, उसके साथ साथ वो कंपनी किस सेक्टर की है इस पर भी डिपेंड करता है। वो सेक्टर अभी कैसा कर रहा है और फ्यूचर में कैसा करेगा इस पर भी डिपेंड करता है। सेक्टर एनालिसिस डिसाइड करेगा कि आप सही बैटलफील्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं। सेक्टर्स कई तरह के होते हैं। फर्स्ट, साइक्लिकल सेक्टर्स जिसमें ऑटो, रियल एस्टेट और स्टील आता है। सेकंड, डिफेंसिव सेक्टर जिसमें फार्मा और एफएमसीजी आता है। डिफेंसिव सेक्टर्स तो हर सीजन में चलते हैं। थर्ड, इमर्जिंग सेक्टर्स जिसमें ईवी, ग्रीन एनर्जी और एआई आता है। इनमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही ज्यादा होता है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी जिस सेक्टर की है उसने पिछले 5 से 10 साल में कैसा परफॉर्म किया आप ये भी देखो। वो सेक्टर अगले 5 से 10 साल कैसा परफॉर्म करेगा ये भी देखो। उस सेक्टर में कंपटीशन कितना है, उस सेक्टर में फ्यूचर में डिसरप्शन के कितने चांसेस है ये भी देखो। उस सेक्टर के सेक्टोरल पीई रेशियो को उसके हिस्टोरिकल एवरेज के साथ भी कंपेयर करो। अगर पीई हाई है तो सेक्टर ओवर वैल्यूड हो सकता है, लेकिन अगर उस सेक्टर के पास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रनवे है तो आप हाई पीई वाले सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। सेक्टर्स भी इकोनॉमी की तरह ही साइकिल्स में चलते हैं। आप किसी सेक्टर में एंटर करो तो उसके सही टाइम पर ही एंटर करो। सेक्टर साइकिल्स के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट, अर्ली ग्रोथ स्टेज, इसमें रिस्क और ग्रोथ दोनों हाई होता है। सेकंड स्टेज इज एक्सपेंशन स्टेज, इसमें मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। थर्ड स्टेज इज मैच्योर स्टेज, इसमें ग्रोथ स्लो होती है और रिटर्न स्टेबल होते हैं। फोर्थ स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज, इस स्टेज में तो इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। जिस सेक्टर की कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है आप ये
ये भी देखो। उस सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, आप ये भी देखो। उस सेक्टर पर ग्लोबल फैक्टर्स का इम्पैक्ट भी समझो। उस सेक्टर के पीई को निफ्टी 50 के पीई से भी कंपेयर करो। एज एन इन्वेस्टर आपका काम है सेक्टर को उसकी लाइफ साइकिल के बेसिस पर पिक करना, ग्रोथ वाले सेक्टर में एंटर हो जाना और डिक्लाइन वाले सेक्टर से एग्जिट कर देना। अगर आप सेक्टर एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं तो आपका अपनी इन्वेस्टमेंट पर क्लैरिटी, कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स सेक्टर फर्स्ट माइंडसेट फॉलो करते हैं। सो आप भी अपना माइंडसेट शिफ्ट करो, पहले सही सेक्टर आइडेंटिफाई करो और फिर उसके टॉप प्लेयर पर बेट लगाओ। थर्ड, मैनेजमेंट। ऐसा हो सकता है कि सेम इंडस्ट्री, सेम सेक्टर की दो कंपनी, जिसमें से एक तो आपका पैसा कई गुना कर दे और एक आपका पैसा डुबा दे, सिर्फ क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के डिफरेंस के चलते। कंपनी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर मैनेजमेंट विजनरी और ऑनेस्ट नहीं है तो वो कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पाएगी। आप मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आप गूगल करो उस प्रमोटर के नाम के साथ सेबी पेनल्टी, फ्रॉड या स्कैम। अगर उस प्रमोटर ने पहले कोई बिजनेस फेल किया है या उसका अनएथिकल हिस्ट्री है तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है। आप ये भी देखो कि वो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसका वो क्या कर रही है, उसको वो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है या अननेसेसरी एक्विजिशंस कर रही है। मैनेजमेंट कम्युनिकेशंस के जो भी मीडियम्स है लाइक अर्निंग कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, आप इन्हें अटेंड करो या फिर इन्हें पढ़ो। आप ये देखो कि मैनेजमेंट कम्युनिकेशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट है या नहीं। आप ये भी देखो कि मैनेजमेंट कहीं कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रही है, मतलब मैनेजमेंट कहीं अपनी प्राइवेट कंपनी को फेवर तो नहीं कर रही है, कहीं लिस्टेड कंपनी का पैसा ऐसी कंपनी में तो नहीं जा रहा है जो कि प्रमोटर की प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि अगर ये है तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। आप ये भी देखो कि कहीं मैनेजमेंट बार बार तो नहीं बदले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक रेड फ्लैग है। लॉन्ग टर्म तक सेम मैनेजमेंट और सेम टीम का होना ये उस कंपनी के हेल्दी कल्चर को दिखाता है। आप ये देखो कि मैनेजमेंट विजनरी है या फिर सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहा है। विजन तो सबके पास होता है लेकिन एग्जीक्यूशन सिर्फ लीडर्स के पास ही होता है। मैनेजमेंट की असली पहचान तो क्राइसिस के टाइम पर ही होती है, चाहे क्राइसिस कंपनी के लेवल पर हो, चाहे सेक्टर के लेवल पर हो, चाहे उस कंट्री की इकोनॉमी के लेवल पर हो। आप ये भी देखो कि कहीं मैनेजमेंट साइड बिजनेसेस या वेंचर्स तो नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ये भी एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इससे उनका फोकस डाइवर्ट होगा। आपको प्रमोटर्स होल्डिंग भी देखनी चाहिए, जितना ज्यादा प्रमोटर का स्टेक होगा उतना ही ज्यादा उनका स्किन इन द गेम होगा। प्रमोटर्स होल्डिंग 50% के आसपास है या उससे ज्यादा है तो ये एक बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल है, लेकिन अगर प्रमोटर होल्डिंग कम है या डिक्लाइन हो रही है तो ये एक रेड फ्लैग है। आपको ये भी देखना चाहिए कि प्लेज शेयर्स कितने हैं, चेक करो कि कितने शेयर्स गिरवी रखे हैं। जितने ज्यादा शेयर्स गिरवी रखे होंगे उतना ही ज्यादा रिस्क है। आपको मैनेजमेंट के पास्ट स्कैम्स और मैनिपुलेशंस भी जरूर जानने चाहिए। फोर्थ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफी सारी चीजें आ जाती है लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सब जरूर देखना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का रिपोर्ट कार्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलता है कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया और कितना खर्च किया। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी काफी सारी चीजें आ जाती है लाइक सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एटसेट्रा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस बताती है। बैलेंस शीट से पता चलता है कि कंपनी के पास कितने एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज। एसेट्स मींस कैश, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। लाइबिलिटीज मींस कि कंपनी पर उधार या कर्जा कितना है। बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। कई कंपनीज एसेट्स को तो इन्फ्लेट कर देती है और लाइबिलिटीज को छुपा लेती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है कि क्या कंपनी के पास एक्चुअल कैश आ रहा है या फिर वो सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट है। प्रॉफिट दिखाना इजी है लेकिन पैसा आया या नहीं ये कैश फ्लो बताता है। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब मेन बिजनेस से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो मतलब प्रॉपर्टी, एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से आने वाला कैश फ्लो, और लास्ट फाइनेंसिंग कैश फ्लो। ये तीनों स्टेटमेंट्स अलग नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज कैश फ्लो को इंपैक्ट करते हैं। ये एक मिथ है कि नेट प्रॉफिट ज्यादा है तो कंपनी अच्छी ही है। कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रेवेन्यू देखना, प्रॉफिटेबिलिटी इग्नोर करना एक मिस्टेक है, और ये भी एक मिस्टेक है कि सेल्स बढ़ रही है तो वो ग्रोथ है। आपको एक्सपेंसेस भी तो देखने चाहिए
चाहिए। अगर मार्जिन घटा है तो वो एक प्रॉब्लम है। एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर इन तीनों को साथ में पढ़ते हैं, अलग नहीं। और ये सब आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर बीएसई या एनएससी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। स्क्रीनर और मनी कंट्रोल जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। फिफ्थ, प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन एक रेशियो है जो बताता है कि कंपनी की टोटल इनकम में से कितना एक्चुअल प्रॉफिट है। अगर एक कंपनी 100 रुपए कमा रही है और उसमें से 20 रुपए प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मार्जिन हुआ 20%। प्रॉफिट मार्जिन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन। इससे हमें पता चलता है कि बिजनेस की असली कमाई कितनी है। अगर रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए है और कॉस्ट 60 रुपीज तो ग्रोस मार्जिन हुआ 40%। हाई ग्रोस मार्जिन का मतलब है कि कंपनी प्रोडक्ट एफिशिएंटली बना रही है, और लो ग्रोस मार्जिन का मतलब है कि या तो रॉ मटेरियल महंगा है या फिर प्राइसिंग में दिक्कत है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि बिजनेस चलाने के बाद कितना पैसा बचा है। ये चीज दिखाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को कितना एफिशिएंटली हैंडल कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाता है कि सब कुछ माइनस करने के बाद असली प्रॉफिट कितना है। इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन सब घटा के जो बचता है वो नेट प्रॉफिट है। ये सबसे फाइनल और इम्पोर्टेंट मार्जिन होता है इन्वेस्टर के लिए। लेकिन सिर्फ मार्जिन देखना भी काफी नहीं है। उस कंपनी के मार्जिन को उस सेक्टर की दूसरी कंपनीज के मार्जिन के साथ भी कंपेयर करो। अगर किसी कंपनी के मार्जिन कम हो रहे हैं इसका मतलब या तो कंपटीशन बढ़ रहा है या फिर कंपनी इनएफिशिएंट हो गई है। कंसिस्टेंटली हाई मार्जिन्स का मतलब है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मोड या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अलग अलग सेक्टर के एवरेज मार्जिन्स अलग होते हैं। सेल्स कंपनीज, एफएमसीजी, आईटी, सॉफ्टवेयर एंड फार्मा के मार्जिन्स ज्यादा होते हैं। रिटेल, एयरलाइंस के कम होते हैं। अगर किसी कंपनी के मार्जिन्स इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है तो वो एक पावरफुल बिजनेस है। याद रहे, आपको एवरेज मार्जिन्स देखने हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं। आप कम से कम 5 साल का प्रॉफिट मार्जिन ट्रेंड देखो। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्विजिशंस या एसेट सेल से आया प्रॉफिट भी मार्जिन को इन्फ्लेट कर देता है। ज्यादा मार्जिन्स भी हमेशा सही नहीं होते हैं। कभी कभी इसका मतलब होता है ओवर प्राइसिंग या फिर लैक ऑफ कंपटीशन। कुछ बिजनेसेस हाई मार्जिन लो वॉल्यूम वाले होते हैं लाइक एप्पल एंड मर्सिडीज। कुछ लो मार्जिन हाई वॉल्यूम वाले होते हैं लाइक अमेज़न एंड डीमार्ट। हर लो मार्जिन बिजनेस बेकार नहीं होता है। स्केल देखना भी उतना ही जरूरी है और मार्जिन की स्टेबिलिटी भी मैटर करती है। एक 12% स्टेबल मार्जिन ज्यादा बेटर है 20% के फ्लक्चुएटिंग मार्जिन से। हाई मार्जिन विद वोलेटिलिटी इज रिस्की स्पेशली इन साइक्लिकल इंडस्ट्रीज। सिक्स्थ, लो डेट। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखो कि उस कंपनी पर कितना डेट है। लो डेट का मतलब है कि कंपनी अपने सभी ऑपरेशंस या ज्यादातर ऑपरेशंस अपनी कैपिटल से ही चला रहे हैं, ना कि लोन से। कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो पैसा या तो इन्वेस्टर से आता है इक्विटी के फॉर्म में या फिर बैंक, एनबीएफसी एटसेट्रा से आता है डेट की फॉर्म में। अगर किसी कंपनी के ऊपर कम डेट है तो वो अपना इंटरेस्ट और लोन आसानी से पे कर पाएगी। लो डेट होना इस बात का इंडिकेटर है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, इंटरेस्ट पेमेंट का कम बर्डन है, वो कंपनी डाउन टाइम में सर्वाइव कर पाएगी। किसी कंपनी का डेट आइडेंटिफाई करने के लिए उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखो। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 से 1 के बीच होना चाहिए। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 है तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास जितना पैसा इक्विटी से है उतना ही पैसा लोन से भी है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 2 है तो इसका मतलब है कि कंपनी ने इक्विटी के 1 रुपए के बदले 2 रुपए का लोन ले रखा है। अलग अलग इंडस्ट्री का आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो अलग होता है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 है इट मींस कंपनी ने बहुत कम डेट लिया है इक्विटी के कंपैरिजन में। लो डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि कंपनी सेल्फ सफिशिएंट है। और ऐसा भी नहीं है कि जिस कंपनी के पास 0 डेट है सिर्फ वो ही अच्छी कंपनी है। 0 डेट हर कंपनी में पॉसिबल नहीं है। हाई ग्रोथ या कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में थोड़ा बहुत डेट चलता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ 0 डेट वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कंपनी की ग्रोथ और कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है तो मैनेजेबल डेट एक्सेप्टेबल होता है। और कुछ कंपनीज का डेट 0 होने का ये मतलब भी होता है कि वो कंपनी ग्रोथ के लिए एग्रेसिव ही नहीं है। कुछ केसेस में तो स्मार्टली लिया हुआ लोन अगर सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो वो कंपनी की ग्रोथ को फास्ट भी कर देता है। डेट होना हमेशा बुरा नहीं होता है, कंट्रोल डेट सही होता है। अगर वो डेट कम इंटरेस्ट रेट पर मिले
और उसका एफिशिएंट यूज किया जाए तो इस सिचुएशन में डेट लेना बुरा नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में डेट कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हर सेक्टर का आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो अलग होता है, तो आप सेम सेक्टर की कंपनीज का ही डेट टू इक्विटी रेशियो कंपेयर करो। हाई डेट वाली कंपनीज में रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि उन कंपनीज के डिफॉल्ट होने के ज्यादा चांसेस है। डेट या लोन की जो पेमेंट होगी उससे प्रॉफिट भी कंपनी का कम ही हो जाता है, क्रेडिट रेटिंग भी गिर जाती है। मार्केट करेक्शन या रिसेशन के टाइम कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। कभी कभी तो प्रमोटर्स अपने शेयर्स गिरवी रख के भी डेट ले लेते हैं, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। जेट एयरवेज, रिलायंस कम्युनिकेशन, DHFL जैसी कंपनीज, इन सभी कंपनीज के डाउनफॉल का मेन रीजन था हाई अनसस्टेनेबल डेट। लो डेट वाली कंपनीज को इन्वेस्टर वैल्यूएशन भी अच्छी देते हैं। अगर किसी कंपनी का डेट पिछले 2 से 4 साल से लगातार बढ़ रहा है बिना प्रॉफिट या एसेट ग्रोथ के, तो वो एक रेड फ्लैग है। नॉर्मली बड़े इन्वेस्टर्स लाइक वारन बफेट और राकेश झुनझुनवाला ये नॉर्मली लो डेट कंपनीज को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन सिर्फ लो डेट होना भी काफी नहीं है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट इनकम्पिटेंट है या अगर कंपनी स्टैग्नेंट है तो लो डेट का भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेवंथ, मोट एंड यूएसपी। मोट का मतलब कंपनी के पास जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है उससे है। मोट का मतलब है एक ऐसी खासियत जो एक कंपनी को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। वही यूएसपी का मतलब है कि एक कंपनी बाकी कंपनियों से अलग क्या कर रही है। यूएसपी बताता है कि एक प्रोडक्ट, एक सर्विस मार्केट में यूनिक कैसे है। यूएसपी शॉर्ट टर्म एज देता है, और अगर यूएसपी स्ट्रॉन्ग है तो वो मोट बन जाता है। यूएसपी शॉर्ट टर्म यूनिकनेस है और मोट लॉन्ग टर्म एडवांटेज। यूएसपी कस्टमर के लिए होता है और मोट बिजनेस को प्रोटेक्शन देता है। यूएसपी स्टार्टिंग पॉइंट है और मोट डिफेंसिव शील्ड है। रिलायंस, एप्पल, कोका कोला जैसी कंपनीज को आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन कंपनीज के पास मोट और यूएसपी है। एप्पल के पास ये मोट है कि उसका रिपीट कस्टमर रेट 90% प्लस है, और डीमार्ट का ये मोट है कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट 6 से 7% लोअर है कंपटीटर्स की तुलना में। मोट कंपनी का लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। जितना बड़ा मोट उतना ही कम रिस्क है कंपटीशन का, और इन्वेस्टर के लिए भी ये एक सेफ्टी शील्ड है। मोट कई तरीकों के होते हैं। ब्रांड मोट मतलब लोग ब्रांड पे भरोसा कर रहे हैं, वो महंगे प्राइसेस में भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कॉस्ट एडवांटेज मोट मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस इतना कम रखे हुए है कि कोई और कंपनी उसे बीट ही नहीं कर पा रही है। टेक्नोलॉजी एंड पेटेंट मोट के चलते कोई और कंपनी उस प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर सकती है अगले कुछ सालों तक। रेगुलेटरी मोट मतलब गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को मोनोपोली दे देती है, उनसे बाकी कंपनीज कम्पीट नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल कोयल इंडिया, IRCTC जैसी कंपनीज के पास गवर्नमेंट मोट है। हाई स्विचिंग कॉस्ट मोट मतलब जब किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को किसी और कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस के साथ स्विच करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो करना काफी महंगा हो जाता है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो अगर उसके पास अपना खुद का कोई भी मोट नहीं है तो वो आज तो प्रॉफिट जरूर कमा रही है, पर शायद वो फ्यूचर में प्रॉफिट ना कमा पाए। वारेन बफेट सर मोट वाली कंपनीज पे ही इन्वेस्ट करते थे, लेकिन याद रहे मोट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, जो कि कोडक और नोकिया जैसी कंपनी के केस में हुआ था। मोट टेम्पररी भी हो सकता है, जैसे नोकिया का ब्रांड मोट था लेकिन टैक्स शिफ्ट के चलते वो गायब हो गया। जिस कंपनी के पास कोई भी मोट नहीं है तो अगर फ्यूचर में कोई और कंपनी उससे बेहतर प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लाएगी तो उस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कंपनी का मोट उसके फिनेंशियल्स में दिखता है, लाइक हाई ROE, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मार्जिन्स, लो डेट एंड प्राइसिंग पावर एटसेट्रा। 8th, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। रेवेन्यू का मतलब है टोटल सेल्स या इनकम जो कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से अर्न की है, लाइक प्रोडक्ट्स या सर्विस बेचकर। अगर पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ रुपए था और इस साल 120 करोड़ रुपए हो गया तो इस केस में रेवेन्यू ग्रोथ 20% हुआ, यानी कंपनी का बिजनेस एक साल में 20% ग्रो हुआ है। लेकिन आपको सिर्फ एक ही साल का ग्रोथ नहीं देखना चाहिए, आप 3 या 5 साल का कैगर चेक करो। लेकिन कभी कभी कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ता है पर वो कोर बिजनेस से नहीं बल्कि एसेट्स बेचने से या इंटरेस्ट इनकम से बढ़ जाता है। तो आपको ये चीज भी चेक करनी है क्योंकि ये एक वार्निंग साइन है। अगर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है
पर मार्जिन गिर रहे हैं तो वैल्यूएशन फेक हो सकता है। आप ये भी देखो कि क्या उस कंपनी में कस्टमर कंसंट्रेशन है, कहीं कंपनी एक दो बड़े क्लाइंट्स पर ही डिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो सही नहीं है। आप ये भी देखो कि रेवेन्यू बढ़ने का रीजन क्या है, प्राइस हाइक या वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा हेल्दी माना जाता है। याद रहे, सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ देखना, प्रॉफिट इग्नोर कर देना सही नहीं है। आप उस कंपनी के रेवेन्यू को उस इंडस्ट्री के एवरेज से कंपेयर करो। कभी कभी कंपनी आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक्स्ट्रा स्टॉक पुश कर देती है ईयर एंड पे रेवेन्यू दिखाने के चक्कर में। ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल जरूर होता है, पर आपको ये जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर कस्टमर रिटेंशन हो रहा है और रेवेन्यू रिपीट हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। 9th ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस आपको बताता है कि एक शेयर पे कंपनी कितना पैसा कमा रही है। ईपीएस का मतलब है एक शेयर पर कंपनी की प्रॉफिट की वैल्यू। ईपीएस का गिरना एक रेड साइन होता है। ईपीएस से हमें पता चलता है कि शेयर होल्डर्स के हिस्से में कितनी कमाई आ रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को उसके टोटल शेयर से डिवाइड करो तो ऐसे आप ईपीएस कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर एक कंपनी 100 करोड़ रुपए कमा रही है और अगर उसके 10 करोड़ शेयर्स है तो ईपीएस हुआ 10 रुपए। ईपीएस से हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली प्रॉफिट कमा रही है। ये डायरेक्टली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। ज्यादा ईपीएस का मतलब है पर शेयर अर्निंग अच्छी है। ईपीएस हाई है तो स्टॉक अच्छा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ईपीएस के साथ साथ कंसिस्टेंट ग्रोथ एंड फ्यूचर पोटेंशियल भी देखना चाहिए। कुछ कंपनीज तो अपने ईपीएस को आर्टिफिशियली भी इन्फ्लेट कर देती है, शेयर्स बायबैक करके, या कंपनी में कोई वन टाइम इनकम आने पर, या कंपनी के एक्सपेंसेस डिले करने पर। अकाउंटिंग ट्रिक्स के साथ ईपीएस को आर्टिफिशियली बढ़ाया जा सकता है। सो ईपीएस के साथ बैलेंस शीट और कैश फ्लो भी देखना चाहिए। अगर ईपीएस बढ़ रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है तो वहां मैनिपुलेशन हो सकता है। ईपीएस कई रीजन से बढ़ सकता है। कंपनी दोबारा शेयर्स बायबैक करने पर, प्रॉफिट कमाने पर, प्रॉफिट्स के बढ़ने पर, कॉस्ट कटिंग करने पर और कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ने पर। किसी कंपनी की परफॉर्मेंस जानने के लिए ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस तो मार्केट डिसाइड करती है लेकिन ईपीएस रियल अर्निंग दिखाता है। आप सिर्फ हाई अर्निंग्स नहीं, कंसिस्टेंट अर्निंग्स पर फोकस करो। आप कंपनी के पिछले 5 साल का तो ईपीएस ग्रोथ कम से कम देखो, लेकिन आपको सिर्फ ईपीएस देखकर ही डिसीजन नहीं लेना है। अगर ईपीएस बढ़ रहा है पर डेट हाई है तो वो एक रेड फ्लैग है। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उसका ईपीएस आप उसके इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर करो। डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी को कंपेयर करते टाइम ईपीएस उतनी क्लियर पिक्चर नहीं देगा, तो आप सेम सेक्टर सेम इंडस्ट्री की कंपनीज को ही कंपेयर करो। ईपीएस से आप कंपेयर कर सकते हो सेम सेक्टर सेम इंडस्ट्री की डिफरेंट कंपनीज को, या सेम कंपनी को उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। आप सिर्फ ईपीएस नहीं, ईपीएस ग्रोथ रेट भी देखो। अगर ईपीएस हर साल 10-15% से ग्रो हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, मैनेजमेंट एफिशिएंट है और बिजनेस स्केलेबल है। अगर ईपीएस बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो कम हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर ईपीएस ग्रो हो रहा है लेकिन सेल्स नहीं तो शायद कॉस्ट कटिंग हो रही है या फिर कोई फाइनेंशियल झोल है। ईपीएस ईयर ऑन ईयर ग्रो होना चाहिए, उसके साथ साथ रेवेन्यू ग्रोथ भी होनी चाहिए। आपको ईपीएस की स्टेबिलिटी भी देखनी चाहिए। अगर ईपीएस 5 साल तक कंसिस्टेंट है इसका मतलब है कि बिजनेस प्रिडिक्टेबल है। 10th ग्रोथ पोटेंशियल और फ्यूचर आउटलुक। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो कंपनी फ्यूचर में कैसा करेगी, उससे पहले आप ये देखो कि वो कंपनी जिस सेक्टर की है वो सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा और उस सेक्टर उस इंडस्ट्री की ग्रोथ का वो कंपनी कितना फायदा उठा पाएगी। आप फ्यूचर ट्रेंड और इनोवेशंस भी देखो। ये भी देखो कि कहीं नई टेक्नोलॉजीज उस सेक्टर को डिसरप्ट तो नहीं कर देगी। आप ये भी देखो कि गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट सब्सिडीज उस सेक्टर को कितना सपोर्ट कर रही है। आप मैनेजमेंट का विजन भी देखो। अगर कंपनी नए प्लांट, आर&डी और टेक में इन्वेस्ट कर रही है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। और हाँ, सिर्फ विजन देखने से भी काम नहीं चलेगा, आप एग्जीक्यूशन भी चेक करो। आप सिर्फ विजन से ही ओवर एक्साइटेड मत हो जाओ। आप प्रॉफिट और मार्जिन ट्रेंड्स भी देखो। अगर वो इम्प्रूव हो रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। कुछ इंडस्ट्रीज में सैचुरेशन आ रखा है, कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर अपने सनसेट फेज में है। उन कंपनीज, उन सेक्टर्स, उन इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट करना अवॉइड करो। जिस इंडस्ट्री में आपको स्लो डाउन सिग्नल्स मिल रहे हैं उससे दूर रहो। जो मैनेजमेंट सिर्फ प्रोमिसेस कर रहा है, सिर्फ हाइप क्रिएट कर रहा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो उसे भी आप अवॉइड करो। आप एनालिस्ट रिपोर्ट
और एनुअल रिपोर्ट भी देखो, उससे आपको कंपनी के फ्यूचर प्लान्स का आइडिया मिल जाएगा। 11th, रेड फ्लैग मैनिपुलेशंस एंड स्कैम इंडिकेटर्स। अगर कंपनी का प्रॉफिट या रेवेन्यू अचानक 2x 3x हो जाए बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के, तो आप अलर्ट हो जाओ। मिड ईयर में ऑडिटर रिजाइन कर दे, या अगर ऑडिटर्स बार बार चेंज किए जा रहे हैं, तो वो भी एक रेड फ्लैग है, क्योंकि नॉर्मली ऑडिटर तभी रिजाइन करता है जब वो कुछ फ्रॉड या अकाउंटिंग जुगाड़ पकड़ ले। ऑडिटर्स वो लोग होते हैं जो फिनेंशियल्स को वेरीफाई करते हैं। अगर उन्हीं को रिप्लेस किया जा रहा है तो प्रॉब्लम तो जरूर है। अगर प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं तो इसका ये मतलब है कि उनकी फिनेंशियल हेल्थ वीक है। प्लेस शेयर्स 30% से ज्यादा होना रिस्की होता है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए गए हैं तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन मेथड और रेवेन्यू रिकॉग्निशन सडनली बदलना, इसमें मैनिपुलेशंस के हाई चांसेस है। अगर एक कंपनी अपने ही ग्रुप की किसी और कंपनी को बार बार लोन दे रही है, उनसे ही गुड्स खरीद या बेच रही है, तो इसमें भी स्कैम होने के हाई चांसेस है। कुछ कंपनीज तो ये मैनिपुलेशन टेक्निक्स भी फॉलो करती है। फर्स्ट, कंपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ले लेती है ताकि ऐसा दिखे कि कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फिर फाइनेंशियल ईयर के बाद में वो पैसा वापस कर दिया जाता है। सेकंड, कुछ कंपनीज तो फेक सेल्स इनवॉइसेस भी बना देती है। बुक्स में डमी कस्टमर बना के भी फेक सेल्स दिखा देती है, और इसका पता आपको कैश फ्लो से चलेगा कि प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कैश फ्लो नहीं आ रहा है। थर्ड, कुछ कंपनीज इन्वेंट्री ओवर वैल्यूएशन की भी हेल्प लेती है। कंपनी स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखाकर एसेट्स को इन्फ्लेट कर देती है। और कुछ कंपनी दूसरी कंपनीज को पैसा दे देती है, फिर दूसरी कंपनी पहली कंपनी को पैसा वापस कर देती है, एक रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट के नाम पर। फिफ्थ, कुछ कंपनीज फेक कैश फ्लो दिखाती है। वो पेपर में प्रॉफिट दिखाती है पर एक्चुअल कैश उनके पास नहीं आता है। अगर कंपनीज अपने लॉसेस को नहीं दिखा रही है, अपने डेट को छुपा रही है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर कंपनी के फ्यूचर का रेवेन्यू पुल करके आज बुक किया जा रहा है तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर स्टॉक प्राइस रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो समझ लो कि ऑपरेटर गेम चल रहा है। अगर प्रमोटर पर पहले ही फ्रॉड केसेस चल रहे हैं या उन्हें सेबी से नोटिस गया है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका नाम गूगल पर सर्च करो सेबी नोटिस या ईडी रेड के साथ। आप कंपनी के पिछले 5 साल के फाइनेंशियल्स पैटर्न्स में भी मिसमैच देखो। अगर बोर्ड मेंबर्स बार बार बदले जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि कुछ छुपाया जा रहा है। आप उस कंपनी की ऑडिट फर्म्स की रेपुटेशन भी देखो, क्योंकि छोटी ऑडिट फर्म्स में मैनिपुलेशंस के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर कंपनी का डेट बढ़ता जा रहा है लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू स्टैग्नेंट है, तो इस केस में फंड डाइवर्जन या फ्रॉड के चांसेस है। अगर प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेचे जा रहा है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर सेबी ने उस कंपनी को नोटिस भेजा हुआ है या अगर उस पर इंक्वायरी चल रही है तो ये भी एक रेड फ्लैग है। 12th, हिडन पॉइंट्स एंड लेस डिस्कस्ड पॉइंट्स विच इन्वेस्टर्स इग्नोर। आप मैनेजमेंट का सिर्फ करंट कंपनी में ही ट्रैक रिकॉर्ड ना देखो, उनकी प्रीवियस कंपनी में उनकी कैसी परफॉर्मेंस थी आप ये भी देखो। अगर कंपनी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है और R&D पर कम, तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट इनोवेशन स्लो हो सकता है। अगर कंपनी किसी एक ही सप्लायर, किसी एक ही कस्टमर पर डिपेंडेंट है तो ये भी रिस्की है। आप सिर्फ सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ही ना देखो, उसके साथ साथ कैश कब आ रहा है ये भी देखो। अगर रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कस्टमर पैसा टाइम पे नहीं दे रहा है, कंपनी पेमेंट वसूल नहीं कर पा रही है। इन्वेंट्री ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। फेक ग्रोथ दिखाने का कॉमन तरीका है इन्वेंट्री को ओवर वैल्यू करना। नेट प्रॉफिट पेपर पे होता है और कैश फ्लो असली होता है। अगर नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है और कैश फ्लो नेगेटिव, तो गड़बड़ होने के हाई चांसेस है। प्रॉफिट नंबर्स तो अकाउंटिंग ट्रिक से बढ़ाए जा सकते हैं पर कैश फ्लो फेक नहीं हो सकता है। अगर किसी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में कुछ रिस्क है। लोग सिर्फ पीई रेशियो देखकर ही डिसीजन ले लेते हैं पर उसके पीछे का बिजनेस मॉडल, ग्रोथ कंसिस्टेंसी और इंडस्ट्री नेचर इग्नोर कर देते हैं। आपको अदर इनकम ट्रैप के बारे में भी पता होना चाहिए। कभी कभी प्रॉफिट अदर इनकम की वजह से बढ़ा हुआ दिखता है, लाइक रेंट, इंटरेस्ट
या एसेट सेल से। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग से चेक करो। अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन अचानक बढ़ गए हैं तो उसका क्या कारण है, आप ये समझो कि क्या कहीं कोई वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिला है या कोई वन टाइम बेनिफिट हुआ है। आप इस टेम्पररी ग्रोथ को परमानेंट ना समझो। 13th एनुअल रिपोर्ट, एजीएम एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। एनुअल रिपोर्ट एक पब्लिक कंपनी की ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। पब्लिक कंपनी हर साल एनुअल रिपोर्ट बनाती है एज पर सेबी नॉर्म्स। एनुअल रिपोर्ट कंपनी का डीएनए होता है। इससे आपको कंपनी का विजन और फ्यूचर प्लान पता चलेगा, कंपनी के रिस्क और चैलेंजेस के बारे में पता चलेगा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसमें विजुअल्स और ग्राफिक्स के थ्रू बिजनेस का समरी दिया जाता है। इसमें हमें कंपटीटर कंपैरिजन, एक्सपेंशन प्लान्स एटसेट्रा पता चलता है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको क्वार्टरली हाइलाइट्स पता चलते हैं, प्रमोटर्स बॉडी लैंग्वेज और उनके कॉन्फिडेंस के बारे में भी पता चलता है, कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में भी पता चलता है। अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और एनुअल रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्टरी है तो इन्वेस्टर को अलर्ट हो जाना चाहिए। मैनेजमेंट ने पिछले 5 साल में जो भी प्रोमिस और कमिट किया है वो पूरा हुआ है या नहीं, आप ये भी देखो। कई कंपनीज प्रेजेंटेशन में एग्रेसिव ग्रोथ दिखाती है पर एनुअल रिपोर्ट में रियलिटी डल होती है। कई बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कॉपी पेस्ट की होती है पिछले साल से विद नो एक्चुअल प्रोग्रेस। कई प्रमोटर्स तो इंटेंशनली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करते हैं इन्वेस्टर को कंफ्यूज करने के लिए। एजीएम वो जगह है जहां शेयर होल्डर्स का कंपनी के मैनेजमेंट का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। एजीएम एक ओपन मीटिंग होती है जहां शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट से डायरेक्टली सवाल करते हैं। 14th कॉमन मिथ्स एंड मिस्टेक्स इन फंडामेंटल एनालिसिस। ये एक मिथ है कि सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनी के ही स्टॉक्स खरीदने चाहिए। प्रॉफिट होना जरूरी है लेकिन कैश फ्लो और फ्यूचर पोटेंशियल उससे भी जरूरी है। कई स्टार्टअप्स लॉस में होते हैं लेकिन उनका फ्यूचर ब्राइट होता है, लाइक जोमेटो। ये भी एक मिथ है कि हाई पीई का मतलब है कि स्टॉक महंगा ही है। पीई रेशियो सिर्फ एक मैट्रिक है। अगर कंपनी फास्ट ग्रो होती है तो हाई पीई जस्टिफाइड है। लोग पीई रेशियो देख के ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये स्टॉक तो अंडरवैल्यूड ही है, लेकिन लो पीई का मतलब अंडरवैल्यूड स्टॉक तभी है जब कंपनी कंसिस्टेंटली अर्निंग्स ग्रोथ दिखा रही है। और ये भी एक मिथ है कि बैलेंस शीट पढ़ना मुश्किल होता है। अगर आप रेवेन्यू, प्रॉफिट, एसेट्स और लायबिलिटीज जैसे बेसिक्स जान लो तो बैलेंस शीट पढ़ना इजी हो जाएगा। ये भी एक मिथ है कि हाई प्रॉफिट का मतलब है कि वो स्टॉक बेस्ट है। प्रॉफिट के साथ साथ आप प्रॉफिट क्वालिटी भी देखो, मतलब वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी एक मिथ है कि सिर्फ फाइनेंशियल रेशियो देख लेना काफी है। रेशियो सिर्फ इंडिकेटर्स है, पूरा सच नहीं है। मैनेजमेंट क्वालिटी, बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री डायनेमिक्स भी समझने चाहिए। ये भी एक मिथ है कि बड़ी कंपनीज 100% सेफ है। नोकिया, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी बड़ी कंपनीज ने भी इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस दिया है। सिर्फ यूट्यूब टिप्स और सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स के कहने पर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ये एक मिस्टेक है। सिर्फ ईपीएस और पीई जैसे नंबर्स देख के ही बायस बना लेना ये भी एक मिस्टेक है। आपको उन नंबर्स की कंसिस्टेंसी भी देखनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कहीं उनमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। सिर्फ इसलिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना क्योंकि आपके किसी दोस्त या फैमिली मेंबर ने उसमें इन्वेस्ट किया है ये भी एक मिस्टेक है। मैनेजमेंट इंटीग्रिटी इग्नोर कर देना ये भी एक मिस्टेक है। कंपनी का डेट इग्नोर कर देना ये भी एक मिस्टेक है। एक कंपनी के पास बेशक ज्यादा प्रॉफिट हो लेकिन अगर उस कंपनी के पास ज्यादा डेट है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना रिस्की है। आप सिर्फ कंपनी लेवल पर ही एनालिसिस ना करो, सेक्टर लेवल पर, इकोनॉमी लेवल पर भी एनालिसिस करो, क्योंकि खराब सेक्टर, खराब इकोनॉमी की अच्छी कंपनीज भी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती है। सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना ये भी एक मिस्टेक है। उसके साथ साथ फ्यूचर प्रोजेक्शंस और इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी देखो। किसी एक क्वार्टर के रिजल्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ये भी एक मिस्टेक है। आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर फोकस करना चाहिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी एक मिस्टेक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 50 से 100 कंपनीज है तो वो सही नहीं है। नॉर्मली एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 10 से 30 कंपनीज ही होनी चाहिए। जो जितना ज्यादा एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है उसको अपने पोर्टफोलियो में 10 कंपनीज के आसपास रखनी चाहिए। एक बिगिनर को 30 कंपनीज के आसपास अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। 15th रिस्क फैक्टर एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर
अगर आप 10 रुपए का वैल्यू 10 रुपए में खरीद रहे हो तो आप इन्वेस्टर नहीं गैम्बलर हो। वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिस्क का मतलब है कि आपकी कैपिटल के परमानेंट लॉस होने के कितने चांसेस है। स्टॉक मार्केट में कई तरह के रिस्क होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। लाइक बिजनेस रिस्क मतलब कंपनी का बिजनेस खत्म होना या वीक होना। फाइनेंशियल रिस्क मतलब कंपनी के ऊपर हैवी डेट होना। वैल्यूएशन रिस्क मतलब कंपनी तो सही है पर महंगी है। मैनेजमेंट रिस्क मतलब खराब मैनेजमेंट वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। इंडस्ट्री रिस्क मतलब वो इंडस्ट्री आउटडेटेड हो गई है। रेगुलेटरी रिस्क मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी से उस बिजनेस को नुकसान पहुंचा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टर का ब्रह्मास्त्र होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि 100 रुपए की वैल्यू वाला स्टॉक आपने 70 रुपए में खरीद लिया तो ये 30 रुपए का बफर आपको सेफ्टी देगा। इस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है। अगर एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपए है और वो कंपनी आपको 140 रुपए में मिल रही है तो आपको 30% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको गलती की गुंजाइश देता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो अगर आपकी कैलकुलेशन गलत भी हुई, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत भी हुआ तो भी आपका लॉस कम होगा या वो अवॉइड हो जाएगा। आइडियल मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20 to 50% है। लेकिन याद रहे ये एक मिस्टेक है कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर गया है तो आप समझ रहे हैं कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू देखनी है, सिर्फ स्टॉक का प्राइस ही नहीं देखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द बिगेस्ट साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा रूल है कि नेवर इन्वेस्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द डाउनसाइड रिस्क। रिस्क अवॉइड नहीं किया जा सकता है लेकिन मैनेज जरूर किया जा सकता है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के चलते आप एक कंपनी को उसके कम प्राइस पर ही खरीदने की कोशिश करते हैं। इसके चलते लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे। स्मॉल कंपनीज में तो आपको ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा वोलेटाइल और ज्यादा रिस्की होती है। लेकिन ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि कम प्राइस को आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना मानो। वैल्यू एंड फंडामेंटल्स भी मैच होने चाहिए। 16th पीई एंड पीबी रेशियो। पीई रेशियो से हमें पता चलता है कि इन्वेस्टर 1 रुपए की अर्निंग के लिए कितना पैसा देने को रेडी है। अगर कंपनी का पीई रेशियो 20 है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर उस कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 20 रुपए देने को रेडी है। हाई पीई का मतलब फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस का हाई होना है। हाई पीई का मतलब है या तो कंपनी स्लो ग्रो कर रही है या फिर स्टॉक अंडर वैल्यूड है। लेकिन ये एक मिथ है कि लो पीई का मतलब चीप कंपनी ही है। लो पीई कभी कभी ट्रैप भी हो सकता है। हाई पीई का मतलब भी हमेशा ओवर वैल्यूड होना नहीं होता है। ग्रोथ कंपनीज नॉर्मली हाई पीई पे ही ट्रेड होती है। अलग अलग सेक्टर का आइडियल पीई रेशियो भी अलग होता है। सो आप सेम सेक्टर सेम इंडस्ट्रीज की कंपनीज का ही पीई कंपेयर करो, ना कि अलग अलग कंपनीज का। लो पीई का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट उस कंपनी को इग्नोर किए हुए है या उस कंपनी की ग्रोथ कम है या सेफ्टी ऑफ मार्जिन ज्यादा है। हाई पीई का ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, लोग ऑप्टिमिज्म में ज्यादा पैसा दे रहे हैं, या फिर कभी कभी ये बबल भी हो सकता है। पीबी रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी की एक्चुअल वर्थ के लिए कितना पैसा दे रहे हैं, कंपनी के नेट एसेट्स के कंपैरिजन में कितना पैसा दे रहे हैं। अगर पीबी रेशियो 3 है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर 1 रुपए की असली एसेट के लिए 3 रुपए दे रहा है। एसेट्स हैवी बिजनेसेस लाइक बैंक्स, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीबी रेशियो का ज्यादा यूज होता है। सर्विस कंपनीज में इसका रेलेवेंस कम होता है। लो पीबी का इंटरप्रिटेशन ये है कि कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो कंपनी कभी कभी हिडन जेम भी हो सकती है। हाई पीबी का इंटरप्रिटेशन है मार्केट कंपनी को हाई फ्यूचर रिटर्न्स के लिए रिवार्ड कर रहा है या एसेट्स इंटेंजिबल है। 17th आरओई एंड आरओसीई। आरओई का मतलब है कि कंपनी ने जितना पैसा शेयर होल्डर से लिया है उसके ऊपर कंपनी ने कितने रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए है और शेयर होल्डर इक्विटी 500 करोड़ रुपए, इट मींस 1 लाख रुपए का इक्विटी इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए का एनुअल रिटर्न कमा रहा है। 15 से 20% से ऊपर का आरओई स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन सिर्फ हाई आरओई देखकर ही आपको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरओई कभी कभी मिसलीडिंग भी होता है, स्पेशली तब जब कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट हो जिससे इक्विटी कम हो जाता है
इसलिए आरओई आर्टिफिशियली हाई लगता है। बायबैक करके भी इक्विटी कम की जाती है, जिससे आरओई टेम्पररी ऊपर चला जाता है। तो आप आरओई के साथ साथ आरओसी भी देखो, वो एक्चुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बताएगा। आरओसीई का मतलब है कि कंपनी ने जितना टोटल पैसा यूज किया है, डेट प्लस इक्विटी, उस पर कितना रिटर्न जनरेट हुआ है। आरओई का फोकस होता है शेयर होल्डर्स के रिटर्न पर, आरओसीई का फोकस होता है बिजनेस परफॉर्मेंस पर। आरओई का यूज इक्विटी इन्वेस्टर के लिए होता है, आरओसी का बिजनेस हेल्थ समझने के लिए। अगर आरओई आरओसीई से ज्यादा है तो हो सकता है कि कंपनी ने ज्यादा डेट ले रखा है। अगर आरओसीई आरओई से ज्यादा है तो बिजनेस ऑपरेशनली एफिशिएंट है और लो डेट है। लेकिन हाई आरओसीई का मतलब हमेशा अच्छा बिजनेस नहीं है, क्योंकि कैपिटल अंडर यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों, इन 17 पॉइंट्स के थ्रू आप बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टेबल कंपनी पता कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स के थ्रू आप स्क्रीनर पे फिल्टर लगा के वो कंपनी पता कर सकते हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ी वेल्थ जनरेट करके देंगे। दोस्तों, ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।